इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त बिहार असेंबली के फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के मुश्किल से हफ्ते 10 दिन रह चुके हैं। अब इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अगर मैं आपसे बोलूं कि कांग्रेस ये इलेक्शन पहले ही हार चुकी है, पोलिंग से पहले ही हार चुकी है, तो आप मुझे खूब खरी खोटी सुनाओगे। सुनाना भी चाहिए, क्योंकि देशभक्त पर तो हम कभी स्पेकुलेशन करते नहीं है, एग्जिट ओपिनियन पोल करते नहीं है, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस नंबर नहीं ला पाएगी या जेडीयू आरजेडी के नंबर आंकड़े क्या होंगे, वो काम हम यहां नहीं करते हैं चैनल पर। लेकिन कुछ चीजें जो साफ हो जाती हैं कि जिस तरह से हवा बह रही है, जिस तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स लड़ा जा रहा है, उसके बारे में भी कभी कभी बात करना जरूरी हो जाता है। वैसे 99.99% आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यहां कभी स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ डेटा फैक्ट्स पर ही बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में रुझान जा रहे हैं, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जिस तरीके से कोताही हो रही है, उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एकेडमिकली स्टडी करोगे, नतीजा जो भी हो, अगर आप एकेडमिकली स्टडी करोगे कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए, तो उसमें ऑलरेडी कांग्रेस हारती हुई दिख रही है। समझाता हूं कैसे। और दूसरी तरफ आरजेडी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहले तो 20 साल की इनकम्बेंसी के साथ नीतीश कुमार अपनी अवस्था, इस एडवांस्ड एज पे, जब वो फिजिकली अच्छे भी नहीं है, बहुत मुश्किल से कैंपेन कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी उनको हराना मुश्किल हो रहा है। बात यहां अभी एक क्लीन स्वीप की होनी थी। बात यहां तक होनी चाहिए थी कि आपने इतना अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, इतना अच्छा आपने संचालन किया है कि बिहार में अब एक क्लीन स्वीप की बात होनी थी। लेकिन अब अगर आप देखो तो बात हो रही है कि इट विल बी वेरी नैरो। कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ऐसा क्यों? कांग्रेस और कम से कम आरजेडी के पास तो इतना टाइम था कि जेडीयू की पूरी हवा ही निकाल दे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज, आरजेडी के पास अच्छी तरीके से आरजेडी को मालूम था कि नीतीश का पुल महिलाओं के तरफ है, महिलाएं नीतीश को वोट देंगी। उस पर आरजेडी ने कोई खास काम नहीं किया। और नीदर की वो अपनी जो रेप्यूटेशन है, जो इमेज है अपनी पार्टी की, जंगल राज की, लालू के टाइम के जंगल राज की, उसका सफाया कर पाई है। आज भी बीजेपी उसको उसी बात पर कंघालता है, घसीटता है, याद दिलाता है कि भैया अगर आरजेडी को वोट दोगे तो फिर बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा। तो कांग्रेस को अपनी कमियां मालूम थी, कैसे वो कमजोर कड़ी थी 2020 में, उसके बारे में कांग्रेस ने क्या किया, कैसे अलायंस की डिस्कशंस लास्ट मिनट तक आई और आरजेडी ने ना अपना काम किया। और ऑफ कोर्स अब आपका थर्ड फ्रंट जो वहां बन रहा है, नहीं मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। अब प्रशांत किशोर को कितने वोट मिलेंगे ना मिलेंगे, प्रशांत किशोर जीतेगा नहीं, ये प्रशांत किशोर को भी मालूम है। लेकिन क्या वो स्पॉइल स्पोर्ट बन सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं? यही वो आशा रख रहे होंगे। पहली बार इलेक्शन लड़ने में अगर उनके पास 15, 20, 30 सीटें भी अगर आ गई तो वो किंग मेकर बन जाएंगे। फिर वो कहां जाएंगे, उस पर निर्भर करेगा कि भाई पार्टी कौन सी पावर में आएगी। तो ये बहुत दिलचस्प देखने वाली बात है। लेकिन नेट नेट कांग्रेस और खासकर कि आरजेडी जो अलायंस है, महागठबंधन है, वो एक चीज में ऑलरेडी हार चुकी है, और वो ये है कि उन्होंने अपना कोई बड़ा पुल नहीं बनाया है। बेसिकली अगर वो जीतते भी हैं 14 तारीख को, वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि लोग बीजेपी से परेशान होकर उनको रिजेक्शन पर वोट दे रहे हैं। वो रिजेक्ट होकर आकर लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, ना कि वो लोगों को पुल कर पा रहे हैं अपनी तरफ। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है हमारे विपक्ष की कि वो एक नैरेटिव नहीं बना सकते हैं, वो एक पुल नहीं बना सकते हैं। वो बस ये होप कर रहे हैं कि एंटी बीजेपी का वोट उनको मिल जाए और कैसे न तैसे उनकी सरकार बन जाए। जबकि इस समय उन्हें एक मेजॉरिटी, एक क्लीन स्वीप की बात करनी चाहिए थी। आइए बात कर लेते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। सबसे पहले तो एक चीज बिहार में क्लियर है, रेस इज फॉर द विमेन वोटर। इसमें तो कम से कम कोई डिबेट नहीं है। नीतीश ने अपनी जो धाप बैठाई है, जो अपना एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बेस क्रिएट किया है, कास्ट इक्वेशन को काफी हद तक तोड़कर, या सिर्फ कास्ट इक्वेशन पर ना डिपेंड करके, जो महिलाओं का वोट वो ला पाए हैं, और सारे कास्ट से, अक्रॉस कास्ट, अर्बन रूरल साथ में, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जहां तक महिलाओं की शिक्षा के बारे में हो, उनके एम्पावरमेंट के बारे में हो, लिकर बैन करने के बारे में हो, पूरा डिटेल्ड एपिसोड हमने नीतीश के पॉलिटिकल बायोग्राफी पर बनाया था। 10वीं बार अगर वो सीएम बनने के ख्वाब रख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि उनका जो ठोस वोटर बेस है, जो वुमेन वोटर बेस है, वो अभी भी लग रहा है इतनी एडवांस स्टेज पर भी, इस आयु पर भी, व्हेन ही इज नॉट डूइंग वेल, अभी भी लगता है कि जो वुमेन वोट है वो उनके साथ है, जिसको नरेंद्र मोदी बहुत शातिर तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं 10,000 रुपए देकर, जो कि एक साफ साफ रेवड़ी है। जिस इंसान ने बोला था कि वो कभी रेवड़ी नहीं देगा, वो रेवड़ी में बिलीव नहीं करता है। सबसे बड़ी रेवड़ी दी है सरकार के खजाने से निकालकर 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं को दिया गया है बिहार में। उससे बड़ा ओपन एंड शट केस, आप कह लीजिए पॉलिटिकल ब्राइबरी का, हमें शायद ना दिखने को मिले। और इसीलिए ये वोट
किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस लेता, उस पर और ज्यादा विमर्श होना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, एनालिसिस होना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था कि विमेन वोटर को हम अपने पास कैसे खींचे महागठबंधन में, क्योंकि आरजेडी से सब डरते हैं, उनके जंगल राज से सब डरते हैं। राहुल गांधी यहां आकर विमेन वोटर्स को स्वे कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी वाज मिसिंग इन एक्शन। उस पर हम अभी आते हैं। अब यह बात थोड़ी सी विवादास्पद होगी, क्योंकि जनरली जब राहुल गांधी के एब्सेंस के बारे में बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि आप राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहे हो। पहले राहुल गांधी इंडिविजुअल थे तो टारगेट नहीं किया जा सकता था, फिर वो सिर्फ एक एमपी रहे, फिर भी उनके बाहर जाने पर कोई टारगेट नहीं कर सकता है। अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अभी भी कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता है कि आप बीच बीच में देश छोड़कर क्यों चले जाते हो, कहां चले जाते हो। हमको क्यों नहीं पता चलता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों गया है, कितने दिनों के लिए गया है, क्या कार्यक्रम है। 1 सितंबर को राहुल गांधी अपनी आखिरी सभा को एड्रेस करते हैं, वोटर्स अधिकार यात्रा को एड्रेस करते हैं। याद रखिए, सितंबर का महीना, अगस्त का महीना ऐसा एक महीना था जब वोट चोरी के एलिगेशंस थिक एंड फास्ट आ रहे थे। हमने भी देशभक्त पर भी काफी एपिसोड्स किए थे, और जो वोट चोरी के एलिगेशन है वो बहुत ही संगीन एलिगेशन थे। उसमें उसको डेटा बैक करके एलिगेशंस बनाए गए थे, और पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से हमारी इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, किस तरीके से हमारी इलेक्शन कमीशन से काफी गलतियां हुई हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे फ्रॉड अटेम्प्ट्स को वो रोकने में असफल रही थी ऑन टाइम। बाद में जरूर बहुत सारी चीजें रोकी गई हो। इस पर भी सवाल था कि जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है, इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है, कौन से एलियंस निकले इस एसआईआर से। तो ये सारे सवाल सामने आ रहे थे अगस्त के महीने में, और राहुल गांधी 1 तारीख को एड्रेस करते हैं वोटर्स अधिकार यात्रा, और उसके बाद वो निकल जाते हैं मलेशिया। अब मलेशिया क्यों गए, किससे मिलने गए, उतनी डिटेल्स हमें मालूम नहीं। चलिए ठीक है, छोटी सी हॉलिडे है, आप करके चले आए। लेकिन फिर उसके बाद वो जाते हैं कोलंबिया। कितने दिनों के लिए? 1, 2, 4, 10 नहीं, 15 दिनों के आसपास के लिए वो कोलंबिया जाते हैं। क्या करते हैं? 15 दिनों के लिए जाने की क्या जरूरत थी? ठीक इलेक्शन से पहले क्यों गए? इन सब चीजों के बारे में अगर आप सवाल पूछो, हमने भी पूछने की कोशिश की, तो लोग बहुत खफा हो जाते हैं। लेकिन जिस टाइम पर वोट चोरी कैंपेन को पीक करना था, जिस टाइम पर राहुल गांधी को हाइड्रोजन बम गिराना था, जिस टाइम पर अपने एलाइज से बात करके दूसरे पार्टी से दूसरे एरियाज में भी इस तरीके की जो वोट चोरी हुई है उसे एक्सपोज करना था, हमारा अभी भी मानना है, और बहुत सारे न्यूज इन्वेस्टिगेशन पीसेस भी दिखाते हैं कि देश भर में बहुत सारे और इंस्टेंसेस हैं जहां वोटर सप्रेशन हुआ है, नाम काटे गए हैं, लोगों को बूथ नहीं पहुंचने दिया गया है। तो अलग अलग किस्म से वोट चोरी हुई है हमारे देश पर। इस पर कोई वाद विवाद, इस पर कोई डिबेट हो नहीं सकता है। बहुत सारे एपिसोड्स हमने भी इस पे भी किया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम गायब हो जाता है। हाइड्रोजन बम, वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी बात करना बंद कर देते हैं, और न वो बिहार जाते हैं। 2 महीने करीबन हो चुके हैं जब राहुल गांधी बिहार नहीं गए। उन्हीं 2 महीनों में योगी आदित्यनाथ बिहार में है, अमित शाह बिहार में है, नरेंद्र मोदी बिहार में है, नीतीश कुमार जो कि फिजिकली अभी उतने अच्छे नहीं, उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, लेकिन तब भी वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में नहीं दिखे। कहा यह जाता है कि सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स को लेकर दिक्कत की वजह से राहुल गांधी साइड स्टेप कर गए। कहा जाता है कि वो अलग एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं जहां मास गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, इश्यूज पर डिस्कशन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बट नेट तो यही रहा कि जमीन पर ऑन ग्राउंड राहुल गांधी नहीं रहे। जबकि पहले अगस्त के महीने में, सितंबर 1 को वो देखे गए जब मामला एक्चुअली तूल पकड़ रहा था, और अब जो 15 दिन वो नहीं थे जहां वो कशमकश चला कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कौन किसको कितना सीट मिलेगा, यह सब कुछ छोड़ दिया गया था कृष्णा अलवरू पर। सवाल यहां यह भी आता है कि क्या गठबंधन ने सही काम किया कि एक आउटसाइडर को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने कम समय पर दिया? इस पर कोई रहस्य नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है कि अलवरू को एक्चुअली पंजाब देने का डिसीजन था। फिर जब बिहार की बात नहीं बनी, तब वो बिहार इनको सडनली दिया गया कि लोग भी काफी सरप्राइज थे। ना वो इस माहौल को जानते हैं, ना यहां के तौर तरीकों को जानते हैं। सीखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन क्या वो कॉर्पोरेट कल्चर, सॉफ्ट स्पोकन कल्चर बिहार में काम करेगा या नहीं? अब इलेक्शन जीतने पर अगर महागठबंधन जीत जाती है तो पता नहीं क्रेडिट किसको मिलेगा, लेकिन अगर महागठबंधन हार जाती है तो सारा का सारा ब्लेम 1% पर आएगा। चाहे वो जितने भी सॉफ्ट स्पोकन हो, चाहे वो जितना भी सुनते हो, चाहे उनका तरीका जितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, पॉइंट इज आउटसाइडर को आप बिहार लाए हो लास्ट मोमेंट पर, और आपने जो काम सालों पहले करना चाहिए था, अपने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने
करना वो बहुत लेट किया था और शायद इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े। बहुत सारे चार्जेस लगे आलावरू पर कि भैया सीट वीट बेचे जा रहे हैं। चलिए ये तो कोई बात नहीं, दुख में तो सारे लोग एलिगेशन लगाते ही हैं, लेकिन पब्लिक में देखिए इमेज क्या जा रहा है कि आप ही के पार्टी के लोग पटना एयरपोर्ट पर आप पर आक्रमण कर रहे हैं, आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को वहां से भगा के निकाल रहे हो। क्या इमेज जाता है जब यह खबर आती है कि तेजस्वी और आलावरू के बीच में ईगो क्लैश हो रहा है, कोई किसी को 1 घंटा रुकवाता है मीटिंग के लिए तो कोई किसी को 2 घंटा रुकवाता है। तो जो गठबंधन का नॉट है, बंधन जो है, वो तो बंधन तो दिख नहीं रहा, सिर्फ गठ ही दिख रहा है, मैंने नॉट ही दिख रहा है। और सवाल यह है कि ये जो सीट शेयरिंग को लेकर इतने दिनों तक तू मैं होती रही, क्या ये पहले सॉल्व नहीं हो सकता था? बीजेपी आरजेडी को भी यह बात मालूम थी कि कांग्रेस की दरकार है और कांग्रेस भी जानती है कि आरजेडी के बिना बिहार में वो कुछ नहीं कर सकती है। दिल्ली में आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ी, आम आदमी पार्टी भी ध्वस्त हो गई, कांग्रेस का बाबाजी का ठुल्लू मिला और बीजेपी पावर में आ गई। सो वो काम वो बिहार में नहीं कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पहले से ही था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सोचती है कि उसके पास बार्गेनिंग पावर है, बार्गेनिंग चिप है, नेशनल पार्टी है। जबकि अगर आप पिछले बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स देख लो 2020 के, कमजोर कड़ी कौन थी, कांग्रेस कितने सीट हारी थी और 19-20 की वजह से जो महागठबंधन पिछले बार हारी थी वो किसकी वजह से हारी थी, इस पर कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन तब भी इस बार कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिवली फाइट करके अपने 60-61 सीट्स ले लिए हैं। अब वो तो 14 तारीख को मालूम चलेगा कि यह मास्टर स्ट्रोक था या फिर से एक बहुत बड़ी और गलती थी। तो कृष्णा आलावरू की बात एक है, राहुल गांधी की जो मिसिंग की बात वो एक है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है महागठबंधन की मेरे अकॉर्डिंग, जो कि अगर उन लोग ठीक कर लेते तो शायद ये छोटी मोटी प्रॉब्लम और कहीं नहीं होती, और वो है नैरेटिव बिल्डिंग। हम देशभक्त पर यह बात पहले भी बताते आए हैं कि जो विपक्ष का प्रॉब्लम है वो ये है कि वो नैरेटिव नहीं बना पाता है। आप नरेंद्र मोदी को जो भी कह लो, आप वोट चोर कह लो, आप चौकीदार चोर कह लो, लेकिन द फैक्ट इज कि जब तक ना आपका ऑल्टरनेटिव विजन होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिहार में विपक्ष ने ऑल्टरनेटिव मोड, ऑल्टरनेटिव आइडिया, ऑल्टरनेटिव विजन कुछ खास देने में वो सफल नहीं रही है, जो एक लॉन्गर इशू है। और वो इशू बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। इस बात पर भी कोई डिबेट नहीं है कि अगर आप बिहार में जाकर लोगों से बात करो तो वो आपको बताएंगे कि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत, एक जमाने में ऑफ कोर्स जंगल राज हुआ करती थी, लेकिन जब एस्पिरेशंस बढ़ी हैं लोगों की, जब उनकी मंशाएं बढ़ी हैं, वो भी देख रहे हैं दुनिया में क्या चीज हो रही है और वो ये भी देख रहे हैं कि देश की तरक्की और बिहार की तरक्की में बहुत फर्क है। उन्हें आज भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, बाहर जाना पड़ता है, नौकरी ढूंढना पड़ता है। और अब ये जो एंटी नॉर्थ इंडिया, एंटी बिहारी, एंटी यूपी जो एजिटेशन शुरू हुआ है साउथ में, उससे सबसे ज्यादा तो ठेस बिहारियों को ही पहुंचती है। तो उन्हें भी इस बात पर ह्यूमिलिएशन लगता है कि अपने स्टेट को छोड़कर अगर 2 रोटी भी कमाना हो तो बाहर जाना पड़ता है। वो जाना चाहते नहीं है लेकिन उन्हें जाना पड़ता है। और फिर कीड़े मकोड़ों की तरह जब कोई फेस्टिवल होता है या वोटिंग होता है तो उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह रेलगाड़ी में बैठकर इस तरीके से आना होता है। वो कोई पसंद नहीं करता है, ये उन्हें आहत करता है। ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस बात पर खेला जरूर था। एक बार जब वो नरेंद्र मोदी से लोहा ले रहे थे तो बिहारी ही बिहार का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इस बात को हाइप और हार्प किया था। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी बार बार अपने आप को बिहार का दिखाना चाहते हैं कि वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो भी अपना नाम करेंगे काम से। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर किसी ने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया होता, अगर इसको टैप इन किया होता, इस एनर्जी को टैप इन किया होता तो बहुत बेनिफिट होता। तेजस्वी कोशिश जरूर कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें पूछा गया कि नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं जोर शोर से कैंपेनिंग करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे तेजस्वी? और सुनिए क्या कहा, बिल्कुल सही बात कही है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया क्या। प्रधानमंत्री जी से तो हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप एक बार गुजरात को क्या दिया 11 साल और बिहार को क्या दिया, ये हिसाब खाली दिखा दीजिए। तो नरेंद्र मोदी को इसका तो जवाब देना जरूर पड़ेगा कि जब गुजरात को इतना दिया है तो बिहार को दिया क्या है। अगर आप अपने आप को बिहार का बताना चाहते हो तो फिर रिकॉर्ड दीजिए। आप तो भाई गवर्नमेंट में थे 11 साल से, तो क्या दिया? और नीतीश भी आप ही के थे, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन और कितने इंजन चाहिए आपको, तो क्या किया बिहार के लिए? जॉब्स का जो मुद्दा है वो काफी एक बड़ा एस्पिरेशनल मुद्दा बन गया है, ह्यूमिलिएशन का मुद्दा बन गया है। इसे टैप किया जा सकता था। प्रशांत किशोर कर रहे हैं कोशिश टैप करने की, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ। और प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि भैया बिहार में पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी बाजी जीत जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरह दिल्ली का सिचुएशन हो जाएगा।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रंजे हुए खिलाड़ी की भी अगर हम बात कर ले, नीतीश की भी अगर हम बात कर ले, तो वो कभी बिहार में चुनाव जीते नहीं है। जेडीयू अपने दम पर कभी चुनाव नहीं जीती है। बिहार को जीतना इतना मुश्किल है, इसीलिए अलायंस, कोalition, पार्टनर्स, कास्ट इक्वेशन, अलायंसेस, प्रोमिसेस, विजन, इन सब की दरकार है। बीजेपी कोशिश कर रही है इन सारे फ्रंट पर खेले, चाहे वो कास्ट इक्वेशन की बात हो, चाहे वो विजन की बात हो, चाहे वो रेवड़ी लेने की बात हो, और चाहे वो मीडिया नैरेटिव बनाने की बात हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या गठबंधन ये काम कर पा रही है? क्या गठबंधन दिल्ली में ही बैठी हुई है? क्या राहुल गांधी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं? विमेन वोटर को खींचने के लिए क्या कार्यक्रम किया गया है? ये सारे सवाल पूछने जरूरी है, क्योंकि अब वोटिंग बहुत पास आ चुकी है और अभी भी मैं मानता हूं कि पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरा मानना यह है कि 2024 की अगर आप इलेक्शन की बात देख ले तो इंडिया अलायंस की जो घोषणा थी वो 6 महीने पहले हो गई थी, लेकिन इंडिया अलायंस ने कुछ खास काम नहीं किया था। सिर्फ 2 महीने पहले उन्होंने एक्चुअल काम करना शुरू किया। अगर 2 महीने काम करके इंडिया अलायंस ने इस तरीके का नतीजा दिखाया था कि बीजेपी अपनी मेजॉरिटी से हटकर माइनॉरिटी गवर्नमेंट उन्हें बनानी पड़ी, कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी, तो फिर आज भी ऐसा हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्ते में अगर अच्छा काम कर ले, अगर अगले 2-3 हफ्ते में कैंपेन पीक कर जाए, अगर अगले 2-3 हफ्ते में हर 1 घंटे में भी अगर विपक्ष ने अच्छे से काम किया, ऑपोजिशन को एक्सपोज किया, तो अभी भी बिहार का रिजल्ट ओपन है। शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूं, बिहार का रिजल्ट अभी भी लोग बोल रहे हैं क्लोज है, लेकिन पिछले बार भी क्लोज था। 50-55 सीट तो ऐसे ही थे ना 2000 वोट के आसपास के, तो इस बार वो क्लोज से ज्यादा आपको इस बार क्लियर फिनिश करने का जो एजेंडा था वो आपने पूरा नहीं किया। अगले कुछ दिनों में ये जो स्विंग है, ये जो क्लोज स्विंग है, ये किस तरफ जाएगा, एनडीए की तरफ जाएगा या यूपीए या गठबंधन की तरफ जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। और इसमें सबसे पहले उनको काम करना होगा शो ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये जो ईगो बैटल चल रहा है, सब अपने आप को तीसमार खान समझ रहे हैं। कोई तीसमार खान नहीं है एनडीए के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, नीतीश कुमार के सामने। सबको एक साथ आकर मिलकर काम करना पड़ेगा, अपनी ईगो को साइड में रखकर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ विपक्ष को हवा मिल पाएगी। नहीं तो एकदम टाई टाई फिस, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, फिर से वही होगी। जो बिहार की यूथ है उसकी एनर्जी को अभी भी टैप करना सीखो। यहां अगर आप प्रशांत किशोर की बात करो तो देखो सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन आपको उनका इंटरव्यू मिलेगा। अगर आप तेजस्वी की बात करो तो देखोगे आप तेजस्वी कितनी बात कर रहे हैं मीडिया के साथ और कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी आज भी सदमे में हैं, मीडिया से बात नहीं करना चाहते, इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं, बस थोड़े बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस डर को खत्म करना होगा, डर के आगे जाना होगा, तभी जीत हो पाएगी। और जो कॉमराडरी है वो अगर लोगों को ना दिखे, क्योंकि लोगों को अभी तक यही दिखा है कि गठबंधन में बहुत सारे गठ ही हैं और नॉट सी हैं, बंधन तो नहीं दिख रहा है। लोगों को यह बंधन दिखाना होगा, लोगों को यह आश्वासन देना होगा कि अगर गठबंधन पावर में आ गई तो यहां पावर स्ट्रगल नहीं चलेगा, यहां लोग साथ में काम करेंगे। और इसका सबसे बड़ा, अगर गठबंधन ने कुछ अच्छा काम किया है कि भैया रोते धोते ही सही, लेकिन तेजस्वी को बोल दिया कि आप ही सीएम फेस हो। अब आपके पास एक सीएम फेस है और आप नाक चढ़ा सकते हो एनडीए को कि आपने तो नीतीश को सीएम फेस नहीं बताया। क्या करने वाले हो नीतीश के साथ? मामा जी की तरह आप भी उनको उठा के फेंक दोगे क्या इलेक्शन के बाद? अगर लोगों को यह बात बताया जाए कि नीतीश के साथ क्या होने जा रहा है, तो शायद लोग भी अपना मन बना ले कि हां, यहां तो कुछ इलेक्शन के बाद गलत ही होगा। तो ये पूरा जो आज बिहार का सिचुएशन है, ये एक एकेडमिक स्टडी के लिए भी काफी दिलचस्प है। इसलिए मैं मानता हूं देशभक्त पर हम कभी भी ओपिनियन और एग्जिट पोल नहीं करते हैं, लेकिन ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हमें दिख रहा है कि गलतियां क्या है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष को दिख नहीं रहा है? तेजस्वी, जहां तक उनकी बात है, कोशिश तो कम से कम वो कर रहे हैं, ग्राउंड पर तो है, भाषा भी वो बोलते हैं बिहार की, लालू की जो एक छवि है उनमें दिखती है, तो वहां से फ्रॉम एन अटेम्प्ट परस्पेक्टिव तो उनका अटेम्प्ट है। लेकिन अगर आप 61 सीट्स लेकर बैठे हो एज कांग्रेस पार्टी, आपको भी वो एफर्ट, वो अटेम्प्ट दिखाना पड़ेगा। एड़ी चोटी का जोर जो है कम से कम आपने लगाया है वो दिखाना पड़ेगा। 2 महीने से राहुल गांधी कैंपेन नहीं कर रहे हैं। कल कैंपेन स्ट्रेटेजी में लिस्ट बनाई गई है संडे को, और अब हम देखेंगे कि भैया कौन कहां कब जाता है। सब सेफ सीट्स में जाकर कैंपेन करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। वहीं बीजेपी की जो मेगा मशीनरी है, जो उनका पॉलिटिकल मशीनरी है, वेल ऑयल्ड पॉलिटिकल मशीनरी है, वो दबा दबा कर कैंपेनिंग कर रहा है इस समय। तो दे आर फाइटिंग इट एज लाइफ एंड डेथ। अब जरूरत यह है कि आखिरी के कुछ जो दिन है वो विपक्ष भी दिखाए कि हम भी लड़ सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि हम वी आर अ वायबल ऑल्टरनेटिव। नहीं तो ये फिर से ये जो क्लोज इलेक्शन है, एंड में इधर से उधर जा सकता है। जैसा कि देशभक्त पर आप पिछले कुछ हफ्तों से और महीनों से देखते आए होंगे कि जब इलेक्शन बहुत क्लोज होता है तो बहुत सारी चीजें और भी हो जाती हैं। अचानक से इलेक्शन कमीशन कोई और सरप्राइज भी बाहर ले आता है।
तो जरूरत आज ये है विपक्ष को कि एक क्लियर मेजॉरिटी रखे, जिससे अगर कुछ धांधली छोटी मोटी भी हो उसे भी माने उससे भी बात छुप ना पाए, उससे भी रिजल्ट बदल ना पाए। तो उसके लिए जो एग्रेशन, जो एंगर, जो इन्वॉल्वमेंट, जो पैशन, जो हंगर दिखना था, वो अभी भी विपक्ष के तरफ से नहीं दिखा है, खासकर कि कांग्रेस की तरफ से। ये जो सबसे कमजोर कड़ी है, ये उनको बनना बंद करना होगा और एक्चुअली फील्ड पर उतरना होगा। अगर उन्हें लगता है कि कृष्णा अलवरू उनके लिए इलेक्शन जिताएंगे, तो ना तो वो बिहार को समझे हैं, ना वो बिहारियों को समझे हैं, और ना वो बीजेपी की पॉलिटिकल मशीनरी को समझे हैं। ये एक बंदा नहीं जितवा सकता है, इसमें पूरी कायनात लगेगी आपको इतने बड़े मशीनरी को हराने के लिए। सो आई जस्ट होप दैट भाई हमारे देश में जब कोई वोटिंग हो तो अच्छे से वोटिंग हो, हमारे देश में अगर इलेक्शन हो तो खूब बढ़ चढ़कर एक पॉलिटिकल कैंपेन चले, सारे लोग उसमें वोट करें। ये नहीं हो कि एक साइड सरेंडर करके बैठी हो, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होता है, फिर वो वन पार्टी रूल ही हम उसे कहलाएंगे। तो जो लोग बिहार में देख रहे हैं, आई जस्ट होप आप चाहे बिहार में हो या बाहर हो, प्लीज इस बार अपना वोट का प्रयोग जरूर करिएगा। बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है, पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि लोगों ने वोट किया है, भर भर कर वोट किया है। और जहां तक रही एसआईआर की बात, पता नहीं कितने लोगों, पता करेंगे बाद में जाकर उनका नाम नंबर कट चुका है। तो प्लीज अगर आपके पास अभी भी समय है तो चेक करिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। और प्लीज अगर आप वोट के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज गो एंड वोट, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।